पड़ोसन बनी सौतन। अमित सेहरा सजा के बैठा था। इतने में उसकी होने वाली पत्नी आरुषि दुल्हन के जोड़े में उसके पास आकर बैठ जाती है। ये देखकर अमित को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वह मंडप से उठकर जाता है कि उसके पिता रघुवेंद्र उसका हाथ पकड़कर कान में धीरे से कहता है, तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती नहीं करवा सकते हो। चुपचाप मंडप में बैठ जाओ, उसी से शादी करो। ये मेरा आखिरी फैसला है जिसे तुम्हें मानना ही होगा। पर पिताजी, मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। जरा उसकी शक्ल देखिए, कितनी सांवली है मुझसे। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए। देखो, सब हमें देख रहे हैं, चुपचाप जाकर बैठ जाओ। रघुवेंद्र जी, आप मेरे लड़के के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। अमित बेटा, जा शादी कर ले। रघुवेंद्र की बड़ी आंखें देखकर अमित वापस मंडप में बैठ जाता है, जहां उसकी शादी सांवली आरुषि से हो जाती है, जिसे वह बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसी तरह सास सुमित्रा अपनी काली बहू को पसंद नहीं करती है और मुंह बनाकर उसका गृह प्रवेश करती है। तू मेरी पसंद की बहू नहीं है, तेरा तो ऐसा गृह प्रवेश करूंगी कि याद रहेगा। एक बार इस फूल की सेज पर तो चल, कांच के टुकड़े न चुभे तो मेरा नाम सुमित्रा नहीं है। चलो बहू, अंदर आ जाओ। ये 7 थाली हैं जिन्हें तुम्हें बिना शोर किए उठाकर अंदर आना है। ये रस्म ये दर्शाएगा कि तुम इस घर में शांति बनाए रखोगी या नहीं। जी माँ जी। अरे मुझे तो पूरा विश्वास है मेरी बहू इस रस्म को अच्छे से करेगी। फिर आरुषि उस रस्म को करने के लिए आगे बढ़ती है और पहला कदम रखते ही उसके पाँव में कांच चुभ जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। एक एक करके आरुषि 7 थालियों को बिना शोर किए उठा लेती है। ये क्या, इसने तो सारी थालियों को इतने कांच चुभने पर भी उठा लिया। आइडिया। ऐसा कहकर सुमित्रा खुद लड़खड़ाकर नई बहू को धक्का मार देती है, जिससे उसके हाथों से सारी थालियां छूट जाती हैं। हे कृष्ण भगवान, इस नई बहुरिया ने तो हमारे घर में आते ही अपशगुन कर दिया। अब तो ऐसे ही शोर होता रहेगा। अकल नहीं है क्या तुझे? माफ कीजिएगा माँ जी, गलती से हो गया। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा, खून निकल रहा है। माँ, ये सब क्या टंटा फैला रखा है? मुझे जाने दीजिए और करते रहिए अपनी रस्म। अमित, तू ये कैसे बोल रहा है? बहू, तू फिक्र मत कर, अब तुम दोनों जाओ, आराम करो। फिर दोनों पति पत्नी अपने कमरों में चले जाते हैं, जहां बड़ी मुश्किल से आरुषि बैठकर अपने पाँव में लगे कांच को निकालने की कोशिश करती है। दर्द हो रहा है माँ, कैसे निकालूं? मेरा तो हाथ भी कांप रहा है। अमित जी, मेरे पाँव में कांच चुभ गया है, निकाल दीजिए। मुझे ना अपने पास बहाने से बुलाने की कोशिश मत करो। मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती हुई है। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता और ना तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैंने ये सब पापा के दबाव में किया है। जो भी करना है खुद हैंडल करो। ये सुनकर आरुषि को पाँव से ज्यादा दिल में दर्द होता है। वह दर्द के साथ अपने एक पाँव से कांच के टुकड़े को निकालती है और फिर दूसरे पाँव से निकालती है। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कैसे करूं? कृष्ण भगवान। आरुषि को दर्द में देखकर अमित से देखा नहीं जाता और वह गुस्से में उसका पैर पकड़कर कहता है, चिल्लाना बंद करो, मैं हेल्प करता हूँ। थोड़ी तकलीफ होगी तुम्हें। अगर मैं थोड़ी कोशिश करूँ तो हमारी बात बन सकती है। फिर अमित उसके पाँव से कांच के टुकड़े निकाल देता है। दोनों सो जाते हैं। अगले दिन आरुषि सर्वगुण संपन्न बहू की तरह सुबह उठकर घर के सारे काम कर लेती है और खाना बना लेती है। खाना खाने के बाद रघुवेंद्र उसके बने खाने की बहुत तारीफ करते हुए शगुन का तोहफा देता है। बहू, तुमने काफी अच्छा खाना बनाया है, ये लो तुम्हारा तोहफा। अरे सुमित्रा, अमित, तुम दोनों बहू को कुछ नहीं दोगे क्या? जी, मुझे खाना इतना बढ़िया नहीं लगा, फिर भी रस्म पूरी करने के लिए ये ले बहू कंगन। तेरी काली सी सूरत पर खिलेगा नहीं, पर फिर भी रख ले। वक्त गुजरता है। सुमित्रा अपनी बहू को पसंद नहीं करती थी, इसलिए रघुवेंद्र के पीछे वो और अमित आरुषि बहू पर काफी अत्याचार करते थे। उससे घर के बार बार काम करवाते थे, सफाई होने पर भी फिर गंदा करके उससे झाड़ू लगवाते थे। आरुषि अमित के करीब जाने की कोशिश करती है तो वो उसे दूर कर दिया करता था। वहीं दूसरी ओर अमित पड़ोसन टीशा से आशिकी लड़ा रहा था। वो भी उसे भाव देती थी। दोनों धीरे धीरे बाहर मिलने लग गए और एक दिन अमित टीशा को मॉल ले जाकर महंगा सा नेकलेस उसके गले में पहनाता है।
टीशा, ये वाला डायमंड नेकलेस कैसा लग रहा है? अमित, इट्स सो ब्यूटीफुल, बट मुझे थोड़ा और बड़ा नेकलेस चाहिए जिसमें और डिजाइन हो। जान, बस इतनी सी बात। सुनिए, मैडम को इससे भी अच्छा और महंगा डायमंड सेट दीजिए। फिर ज्वेलरी वाला और महंगे डायमंड सेट देता है और वो करीब 3 लाख का एक डायमंड सेट लेती है। उसके बाद अमित उसे और शॉपिंग कराता है। टीशा, आई रियली लव यू। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे करोगी? वाह, बकरा खुद जाल में फंस गया। अब तो महारानी बनकर रहूंगी मैं। हाँ अमित, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर अमित पड़ोसन के साथ शादी करके उसको घर में ले आता है। ये देखकर आरुषि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अमित जी, ये क्या है? आपने इस पड़ोसन से शादी कर ली और इसी को ही मेरी सौतन बना दिया। क्यों? तुम जानती तो हो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। अरे वाह मेरा बेटा, कितनी अच्छी सुशील बहू लेकर आया है। रुको, मैं आरती की थाली लाती हूँ। अरे बेशरम, तुझे एक बार भी आरुषि का ख्याल नहीं आया ये करते हुए? पापा, मैंने आपके मन की कर ली, अब मुझे अपने मन की करने दीजिए। आपको मुझे जो कहना है कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये कहकर अमित टीशा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है। महीना बीतता है। सौतन टीशा घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाती थी, घर वालों से बदतमीजी से पेश आती थी। अमित जब तक उसके लिए महंगे तोहफे लाता है, जब तक वह अच्छे से बात करती है, लेकिन एक दिन अमित उसे उसका पसंदीदा वेस्टर्न ड्रेस नहीं दिला पाता तो दोनों की लड़ाई हो जाती है। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने गरीब हो तो मैं शादी नहीं करती तुमसे। एक गाउन मांगा है जो कि सिर्फ 1 लाख का है, इतना नहीं दे सकते? टीशा, मैंने तुम्हें हमेशा वो दिलाया जो तुमने मांगा। अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है, सब्र कर लो। रहने दो। लगता है मुझे विराट का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, कम से कम मेरी ख्वाहिश तो पूरी करेगा। इतना कहकर टीशा वहां से पर्स लेकर निकल जाती है, जहां वो विराट नाम के लड़के से मिलती है। ओह टीशा, यू आर सो ब्यूटीफुल इन दिस आउटफिट। कब से चाह रहा था तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो एंड फाइनली वी मीट। अब मैं आ गई हूँ ना, हम टाइम स्पेंड करेंगे। विराट, मूवी देखने चले? फिर दोनों मूवी देखने चले जाते हैं। इसी तरह टीशा झूठ बोलकर विराट से ऐसे ही मिलती रहती है। एक दिन विराट टीशा को पार्क में किस करने ही वाला था कि इतने में अमित ये देखकर विराट को धक्का मारता है। क्या हो रहा है ये सब? कौन है तू? और टीशा, तुम इसके साथ ये क्या करने जा रही थी? यू आर माई वाइफ ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे धक्का देने की? मैं विराट से प्यार करती हूँ, समझे? तुमसे नहीं, गरीब लुच्चे कहीं के। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं बस पैसों से प्यार करती हूँ और विराट के पास बहुत पैसा है और अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। आई डिवोर्स यू। शर्म आती है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया और अपनी पत्नी को छोड़ दिया, जबकि वो घर में सबका इतना ख्याल रखती है, माँ और मेरे ताने सुनती है। तुमने तो घर में बहू होने का फर्ज भी नहीं निभाया। अच्छा हुआ जो यहाँ से गुजरते हुए मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। मेरे घर में दोबारा आने की कोशिश मत करना और सामान तुम्हें घर के बाहर पटका हुआ मिल जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। तुम जो भी हो, आई वॉर्न यू, तुम्हारे साथ भी ये वही करेगी जो इसने मेरे साथ किया है। शी इज वेरी डेंजरस। इतना कहकर अमित टीशा को कंधे से धक्का मारकर घर चला जाता है और उसका सामान घर से बाहर पटक कर सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। पापा, आरुषि, मैं आप दोनों का बहुत बड़ा गुनहगार हूँ जो इस शादी को संभाल नहीं पाया और पड़ोसन को तुम्हारी सौतन बना दिया। आरुषि, लेकिन मुझे सबक मिल चुका है। वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, वो मेरे पैसों से प्यार करती थी। मैंने उसे घर से बेघर कर दिया। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। चलो अच्छी बात है, कम से कम तेरी आंखें तो खुली। उस लड़की ने तुझे धोखा दिया, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सामने आ गई तो निकम्मी कहीं की। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत अत्याचार किया। अरे माँ जी, आप बड़ी हैं मुझसे, माफी मत मांगिए, अच्छा नहीं लगता है। मेरी बिटिया, मेरे गले लग जा। इस तरह सुमित्रा और अमित को अपना सबक मिल जाता है और वो आरुषि को खुशी खुशी अपना लेते हैं, जिसके बाद सब प्यार से रहने लगते हैं। लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि कुछ लोगों ने अभी भी अपनी बेटियों को खुलकर आजादी नहीं दी है। बेटियों को सिर्फ पढ़ाना, यहीं पर माता पिता का फर्ज खत्म नहीं हो जाता। बेटी को पढ़ाने का मतलब है कि बेटी को उसके पैरों पर खड़े होने देना, ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर पाए। कुछ ऐसा ही ऐश्वर्या भी चाहती थी। ऐश्वर्या को अपने हाथों से अलग अलग कपड़े डिजाइन करने का बहुत शौक था,
फिर उसने अपने माता पिता से कहकर जैसे तैसे डिजाइनर का कोर्स भी कर लिया। तो एक दिन ऐश्वर्या कहती है, माँ, पिताजी, भैया, मैं जहाँ पर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी वहाँ मैं फर्स्ट आई हूँ। ये देखिए, मुझे प्राइज में सिलाई मशीन भी मिली है, सर्टिफिकेट भी, और अब मेरी जॉब भी एक बढ़िया कंपनी में लग गई है। कल से मेरी ज्वाइनिंग है। ये तो अच्छी बात है कि तू फर्स्ट आई है, पर तू जॉब नहीं कर सकती। पर क्यों माँ? आप तो जानती हैं मुझे सिलाई करना कितना पसंद है। मैंने अपने हाथों से यहाँ के पर्दे और तकिया के कवर भी बनाए हैं और आपके लिए प्यारा सा गाउन भी बनाया था। आप मुझे मना क्यों कर रही हैं? इसलिए क्योंकि हमारे घर की लड़कियां घर से बाहर कदम रखकर कमाने नहीं जा सकती हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि हमारे घर की लड़की बाहर कमाने जाए और उनके पैसों को हम खाएं। हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा भाई अधिक है, वो बहुत है इन सब चीजों के लिए। पर पिताजी, मेरी बहुत अच्छी जगह नौकरी लगी, मेरी सैलरी भी बहुत हाई है। आप मेरे हुनर को दबाना क्यों चाहते हैं? इस कंपनी में एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे और ऊंची पोस्ट भी मिलेगी। तुझे पिताजी की बात समझ नहीं आती है क्या? हमारे घर की लड़कियां बाहर नौकरी करने नहीं जाती हैं। तुझे अपनी पढ़ाई करनी थी, कर ली, वो काफी है। तुझे सिलाई सीखनी थी, हमने तुझे इसकी भी आजादी दी। पर अब हम तेरे टुकड़ों पर पले, ऐसा तो नहीं होगा। वही तो, जिस दिन खुद कमाने लग जाएगी तो हमारी इज्जत करना भी भूल जाएगी। इससे पहले तू ऐसा कुछ करे, अंजना इसके लिए लड़का देखना शुरू कर दो, हम इसकी शादी करा देंगे। जी, मैं कल ही लड़के देखना शुरू करती हूँ। पिताजी, भैया, ये गलत है। आप सब आज के जमाने के होकर ऐसे पिछड़े जमाने की बातें क्यों कर रहे हैं? अब तो लड़कियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती, और आप मुझे कामयाबी पाने से रोक रहे हैं। प्लीज समझने की कोशिश करिए पिताजी, मेरा ड्रीम जॉब है ये करना। देखा, चलने लगी नहीं इसकी जुबान। ला सर्टिफिकेट दे। कोई ड्रीम जॉब नहीं करनी है, बाहर फेंकवा दो इसकी सिलाई मशीन। नहीं नहीं पिताजी, आपने क्या किया? ये मेरे 3 साल की मेहनत थी। वही तो, पिताजी थोड़ा सा पढ़ने क्या दिया, फिर सोचती है कि परिवार वाले इनके इशारों पर नाचेंगे। ये याद रख कि तुझे पराई घर जाना है, घर के चूल्हे चौके का काम सीख ले। ये सुनकर ऐश्वर्या की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो अपने कमरे में चली जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसका खुद का परिवार उसे इतना बंद करके रखता है। 2 हफ्ते के भीतर अंजना और राकेश अपनी बेटी ऐश्वर्या के लिए प्रदीप नाम के लड़के का रिश्ता ढूंढ लेते हैं, जिसके बाद धूमधाम से दोनों की शादी करवा दी जाती है और मोहिनी का पूरा परिवार बहू का फूलों से स्वागत करता है। ये देखकर ऐश्वर्या को बहुत अच्छा लगता है। बहू, अपने दाएं पैर से कलश को धीरे से गिराकर अंदर आओ। जी माँ जी। फिर ऐश्वर्या कलश को गिराकर अंदर आती है। जैसे ही आती है तो दिए से उसके लहंगे की चुन्नी जलने वाली थी कि प्रदीप उसे साइड करके दिए को हटा देता है। क्या हुआ प्रदीप जी? कुछ नहीं, बस तुम्हारी चुन्नी जलने वाली थी तो मैंने साइड कर दिया। कहीं तुम्हें कुछ हो जाता तो। अभी अभी तो मैंने तुमसे 7 वचन लिए हैं कि हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें प्यार करूंगा। देखा बहू, मेरा बेटा कितना प्यार करता है तुमसे, और वो लापरवाह इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हें घर में किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे अपना पिता समझकर कह देना, जो चाहोगी सब होगा। सच पापा जी, मैं कुछ काम करना चाहूंगी तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे? हाँ बहू, हमारे परिवार में बहू बेटे को बराबर समझा जाता है। हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, पर तुम्हें हमारे होते हुए ऐसा करने की क्या जरूरत है फिलहाल? बस ऐसे ही पूछ रही थी पापा जी। चलो, बहुत बातें हो गई, सब थक गए होंगे, आराम कर लो। तभी जाते समय ऐश्वर्या के पैर में मूंछ आ जाती है। आह प्रदीप! अरे क्या हुआ बहू? माँ जी, पैर में बहुत दर्द हो रहा है अचानक से। रुक जा, मैंने एलोवेरा का एक तेल बनाया है, वो तेरे पैर पर लगाते ही तो ठीक हो जाएगी सुबह तक। फिर सास बड़े प्यार से अपने बनाए तेल को ऐश्वर्या के पांव पर लगाती है। ये देखकर ऐश्वर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी कितनी अच्छी हैं, आते ही मेरी इतनी परवाह कर रही हैं। और एक मेरा मायका था जहाँ हर चीज के लिए मुझे सुनाया जाता था, पैर में चोट लगने पर भी ठीक से कोई ध्यान नहीं देता था। अरे ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं, वो बस घर की याद आ गई थी। ले बहू, हो गया। कुछ चाहिए हो तो प्रदीप को बता देना। अब तुम आराम करो। प्रदीप, इसे ले जा।
फिर प्रदीप गोद में उठाकर उसे कमरे में ले आता है, जहां दोनों बहुत बातचीत करते हैं। अगले दिन ऐश्वर्या रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी मोहिनी आती है। बहू, तेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी और तू रसोई में आ गई। चल जाकर बैठ जा, मैं काम कर लूंगी, क्योंकि बाद में तो तुझे ही संभालना है सब। माँ जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। क्या हुआ, तेरी आंखों में आंसू? वो इसलिए माँ जी, क्योंकि मेरी माँ हमेशा मुझसे रसोई में काम करने को कहती थी। एक आप हैं जो मुझे रसोई में जाने नहीं दे रही हैं। ओहो, कोई बात नहीं, तू बैठ जा। फिर मोहिनी खाना तैयार कर देती है और सब खाते हैं। धीरे धीरे ऐश्वर्या अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। पर अचानक से प्रदीप की जॉब चली जाती है, जिसके बाद घर की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई थी। ऐसे में ऐश्वर्या कहती है, माँ जी, घर की जो स्थिति है उसको देखकर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। दरअसल मुझे सिलाई करने का बहुत शौक है, लेकिन मम्मी पापा ने ना मुझे अपना बुटीक खोलने दिया नहीं और ना ही मेरा ड्रीम जॉब करने दिया। आपकी इजाज़त हो तो मैं ये काम शुरू करना चाहती हूँ। नहीं बहू, ये ठीक नहीं है। हम अपने मतलब के लिए तुझसे काम नहीं करवा सकते हैं। ये कहने के बाद ऐश्वर्या की मोहिनी एक भी बात नहीं सुनती, जिससे ऐश्वर्या का मुंह लटक जाता है। फिर प्रदीप उससे पूछता है तो ऐश्वर्या उसे अपने फैशन डिजाइनिंग के बारे में बताती है। क्या तुम्हें फैशन डिजाइनर बनना है? और तुम इतनी अच्छी कलाकार हो माँ, और हम सबको तो, बल्कि तुम्हारी इस कला को सराहना चाहिए। मैं माँ से बात करूंगा। फिर प्रदीप अपनी माँ को समझाता है। प्लीज माँ, मान जाइए। मोहिनी, मान जाओ, हमें बहू का सपोर्ट करना चाहिए। आप सही कहते हैं, मुझे उसकी कला को ऐसे रोकना नहीं चाहिए। फिर मोहिनी अपनी बहू के लिए एक अच्छी सिलाई मशीन लाकर उसे तोहफे में देती है, जिसे देखकर ऐश्वर्या बहुत खुश हो जाती है। माँ जी, ये किस लिए? और कैसे? हमारे पास तो पैसे नहीं थे। उसकी फिक्र तू मत कर, तेरा सपना है ना, तू अपने सपने को पूरा कर। मैं अपनी एफडी तोड़वा कर ये मशीन लाई हूँ। सच में माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे मायके से ज्यादा अच्छा ससुराल मिला। थैंक यू आप सबको। फिर क्या था, मोहिनी अपने घर के बाहर सिलाई का बोर्ड लगा देती है, जिसके बाद आसपास के लोग ऐश्वर्या से कपड़े सिलवाने आते हैं और कुछ बच्चे तो उससे सिलाई सीखना शुरू कर देते हैं। अरे वाह ऐश्वर्या, तुमने तो मेरा बहुत डिजाइनर लहंगा सिला है। सच बताऊं, बिल्कुल मनीष मल्होत्रा के जैसा है। तुम्हारा तो फैशन स्टूडियो होना चाहिए। अनीता जी, बहुत जल्दी वो भी होगा। आपने मेरा ब्लाउज सिल दिया जो मैंने आपको न्यू डिजाइन बताया था, और मेरी बेटी सीख तो रही है ना आपसे? हाँ, वो बहुत जल्दी सीख रही है। काफी होनहार बच्ची है, और मैंने उसमें अपना न्यू डिजाइन भी ऐड कर दिया है। आप देखिए। बाप रे बाप ऐश्वर्या, तुमने इतना मुश्किल डिजाइन बनाया है, आसपास का तो कोई भी नहीं कर पाता। सच में तुम काफी टैलेंटेड हो। और तुमने इतना सस्ता सिला, बाहर तो इसके 15,000 लग जाते। जी, पर मैं इसी में ही संतुष्ट हूँ। धीरे धीरे ऐश्वर्या का दर्जी का काम इतना अच्छा चलता है कि उसके पास डिजाइनर ऑर्डर भी आने लगते हैं, जिससे उसके घर की सारी आर्थिक स्थिति संभल जाती है और प्रदीप को भी जॉब मिल जाती है। 1 साल में वह इतनी तरक्की करती है कि उसका खुद का एक फैशन डिजाइनिंग का स्टूडियो होता है, जहां वह बच्चों को सिखाती भी है और बड़े बड़े आर्टिस्ट की डिजाइनर आउटफिट भी तैयार करती है, जिसके लिए उसे एक रैंप वॉक में बुलाकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। थैंक यू एवरीवन। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने ससुराल वालों की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इस तरह ऐश्वर्या ससुराल वालों का सिर गर्व से ऊंचा कर देती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।